बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे कि ये बायोडाइवर्सिटी क्या है और इसका लॉस कैसे होगा, इसके रीजंस क्या हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले जानना होगा कि बायोडाइवर्सिटी की खुद क्या है। तो बायो मीन्स लाइफ, डाइवर्सिटी वैरायटी। तो बायोडाइवर्सिटी इज द वैरायटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ. It includes all organisms, species and populations. इसमें जो है ये जो बायोडाइवर्सिटी है इसमें तमाम ऑर्गेनिजम्स, स्पीशीज और पॉपुलेशंस इंक्लूड हैं जिसमें और जिसमें जेनेटिक वेरिएशंस होंगी और इनके जो कॉम्प्लेक्सेस हैं असम्बलीज है वो यू कम्युनिटी और इकोसिस्टम के साथ है। तो अब हम इसके पढ़ने हैं कि जो बायोडाइवर्सिटी है उसके लेवल्स कितने हैं। तो लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, देयर आर 3 लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी: जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी, स्पीशीज डाइवर्सिटी और इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। तो सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए कि जेनेटिक डाइवर्सिटी है वो क्या है। जेनेटिक डाइवर्सिटी में तमाम मुख्तलिफ जीन शामिल थे जो तमाम जानदार स्पीशीज जैसे कि प्लांट्स, एनिमल्स, फंजाई और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में हों उनकी वो सब जेनेटिक डाइवर्सिटी में आते हैं। Species diversity is all the different species as well as the differences within and between different species. Species diversity में तमाम मुख्तलिफ स्पीशीज शामिल हैं और इनमें होने वाले डिफरेंसेस भी। इसमें या डिफरेंट स्पीशीज में जो डिफरेंसेस हैं वो सभी इसमें आते हैं स्पीशीज डाइवर्सिटी में। Ecosystem diversity is all the different habitats, biological communities, and ecological processes, as well as variations within individual ecosystems. इकोसिस्टम जो डाइवर्सिटी है वो ये है कि इसमें मुख्तलिफ जो हैं तमाम हैबिटेट्स जिसमें तमाम हैबिटेट्स, बायोलॉजिकल कम्युनिटीज और इकोलॉजिकल प्रोसेस हैं वो सब इसमें आते हैं। और अगर किसी भी इंडिविजुअल इकोसिस्टम में होने वाली वेरिएशंस भी इसमें इंक्लूडेड है। अब यहाँ पे हमने टॉपिक पढ़ना है कॉजेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी या लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी के जो है कॉजेज वो क्या हैं। लॉस अकॉर्डिंग टू मोस्ट सोर्सेज के बहुत से और भी सोर्सेज हो सकते हैं बायोडाइवर्सिटी के लॉस के, लेकिन जो मेजर इसका सोर्स है जो डायरेक्टली इस पे इफेक्ट करता है वो है ह्यूमन इंड्यूस्ड बायोडाइवर्सिटी लॉस। के ह्यूमंस की जो एक्टिविटीज हैं उनके जैसे ज्यादातर बायोडाइवर्सिटी का लॉस होता है। तो इसमें है लैंड यूज चेंजेस, द फ्रेगमेंटेशन, डिग्रेडेशन और लॉस ऑफ हैबिटेट्स के जो वो लैंड हम यूज करते हैं उसमें जो चेंजेस हमारी वजह से यानी कि ह्यूमंस की एक्टिविटीज की वजह से आती हैं उसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी का लॉस होगा। पोल्यूशन एयर में भी हो सकती है, वाटर पोल्यूशन भी हो सकती है। द ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज मीन्स के नेचुरल रिसोर्सेज का हम ज़्यादा यूज कर लें, ये ज़्यादा यूज से भी लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी होता है। द इंट्रोडक्शन ऑफ नॉन नेटिव या एलियन और एग्जोटिक स्पीशीज। नॉन नेटिव या एलियन और एग्जोटिक स्पीशीज वो होती हैं जो हम दूसरे कंट्रीज से अपने कंट्रीज में मंगवाते हैं, इनको इंपोर्ट करते हैं। क्लाइमेट चेंज इंड्यूस्ड बायोडाइवर्सिटी के क्लाइमेट जो चेंजेस हैं वो भी बायोडाइवर्सिटी पे इफेक्ट करती हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं लैंड यूज चेंजेस इन लैंडस्केप ड्यू टू सच एक्टिविटीज एज agriculture, urban expansion and transportation infrastructure are generally major causes of the loss of biodiversity. के इनका है कि जो लैंडस्केप में चेंजेस हैं और वो कुछ इस तरह की एक्टिविटीज की वजह से होता है, जैसे एग्रीकल्चर के लिए हमने लैंड को यूज किया या अर्बन एक्सपेंशन के लिए आबादियों का बढ़ना है उसके लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए। तो ये सब जो काजेज हैं वो लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी के रीजंस हैं, इसके काजेज हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन मीन्स के ग्रोइंग फूड। Agricultural expansion in the demand of compensating meat. Increase the level of land use changes, converting forest into grazing lands. कि अगर एक किसी प्लेस पे अगर कहीं पे फॉरेस्ट है तो हम उनकी कटिंग कर देते हैं
या अपने हाउसेस के लिए जहाँ पे हम अर्बनाइजेशन कर सकें, या ग्रेजिंग लैंड के लिए ताकि हम वहाँ पे अपने लिए फील्ड्स बनाएं। तो इसकी वजह से भी ये लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी हो सकता है, क्योंकि बहुत से जानवर हैं जिनके उनको उनका हैबिटेट खत्म हो जाता है और इस वजह से बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो रहा है। सेकंड पॉइंट है एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन, द केस ऑफ बायोफ्यूल्स। हम बायोफ्यूल्स के तौर पे भी इसको यूज कर रहे हैं, और तो जिसकी वजह से बायोफ्यूल्स की वजह से भी इसका लॉस हो रहा है बायोडाइवर्सिटी का। बायोफ्यूल्स विच आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम नॉन फूड फीडस्टॉक आर नोन एज लिग्नोसेलुलोजिक मटेरियल, कि ऐसे बायोफ्यूल्स है जो कि गैर खुराकी गुज़ा की वजह से बनते हैं, उनको लिग्नोसेलुलोजिक मटेरियल कहते हैं, जैसा कि वुड रेजिड्यूज है, ग्रास है, स्ट्रॉ एंड फास्ट ग्रोइंग ट्रीज। It is important to note that direct and indirect causes of biodiversity losses from biofuel production, कि ये हमारे लिए नोट करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों केसेस में ही जो बायोफ्यूल प्रोडक्शन है इसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो रहा है। जैसा कि यहाँ पे दिखाया हुआ है कि वुड फ्यूल कंजप्शन इन अफ्रीका, ये अफ्रीका में वुड फ्यूल है, उसकी कंजप्शन दिखाई गई है कि 2000 में वो 1600 तक मिलियन मीटर स्क्वायर तक थी, लेकिन 2010 में वो इंक्रीज होकर मोर देन 700 मिलियन क्यूबिक मीटर तक आ गई है। लेकिन अगर अब 2020 में जिन्होंने इसको मेजर किया गया है तो वो इंक्रीज होकर 800 तक आ गई है, 800 तक। आगे डायरेक्ट लैंड यूज चेंजेस, कि हम डायरेक्ट लैंड यूज चेंजेस की वजह से कैसे बायोडाइवर्सिटी का लॉस होगा। बायोडाइवर्सिटी लॉस फ्रॉम डिग्रेडेशन ऑफ हाई कंजर्वेशन वैल्यू एरियाज, के जो बायोडाइवर्सिटी का लॉस है वो इस तरह के जो हमारे हाईली कंजर्वेशन वैल्यू एरियाज हैं उनके डिग्रेडेशन हो रही है। तो जिसमें आते हैं रेन फॉरेस्ट एंड पीकलैंड्स, इसके ये इसमें पेस्टिसाइड्स का भी यूज हो रहा है, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, इंडेंजर वाइल्ड लाइफ एंड बायोडाइवर्सिटी डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स, के किसी चीज कोई बायोडाइवर्सिटी है उसके हमने जो है उसको रिप्लेस कर दिया किसी और जगह पे, जिसकी वजह से जहाँ वो पहले अच्छे से ग्रो कर रही थी दूसरी जगह पे वो अच्छे से ग्रो नहीं कर रही है। also known as indirect land use changes or leakage effects, ये मेन स्पीशी अबंडेंस है कि 2000 में इसकी वैल्यूज ये थी, लेकिन अगर हम इसका अच्छे से प्रॉपर यूज ना किया गया तो ये 2050 में इसका लॉस हो सकता है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर मीन्स के बेसिक इसका जो स्ट्रक्चर है वो के बेसिक स्ट्रक्चर किस तरह से डेवलप होगा। द इम्पैक्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इंक्लूड्स द डायरेक्ट इफेक्ट्स ऑन वाइल्ड लाइफ बाय डिस्टर्बेंस एंड अवॉइडेंस, कि ये इन पे जो है वाइल्ड लाइफ पे डायरेक्ट इफेक्ट कर रही है, क्योंकि वो इस चीज से डिस्टर्ब हो रही है या उसको इसकी वजह से अवॉइड हो रही है। इंक्रीज्ड हंटिंग एक्टिविटीज, के जो हंटिंग एक्टिविटीज हैं वो कुछ ज्यादा ही इंक्रीज हो गई हैं। स्मॉल स्केल सेटलमेंट अलोंग रोड्स, के जो रोड्स भी पहले वहां पे जंगलात थे या फिर जंगलात थे फिर वहां पे रोड्स बन गए जिसमें जंगलात को साफ करके और उसके बाद वहां पे हाउसिंग कम्युनिटीज बन रही हैं। अफ्रीका कमर्शियल लॉगिंग एंड टिम्बर प्रोडक्शन, ये अफ्रीका में जो है उसके ज्यादा यूज किया जा रहा है और इसकी वजह से टिम्बर की प्रोडक्शन हो रही है। इन लैटिन अमेरिका एंड कैरिबियन द कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स, ऑयल एंड गैस पाइपलाइन एंड न्यू सेटलमेंट कैन बी सीन एज द कॉज ऑफ डिफोरेस्टेशन। इसमें है कि जो लैटिन अमेरिका है या कैरिबियन है उनमें जो है डिफोरेस्टेशन बहुत ज्यादा हो रही है, क्योंकि वहां पे डैम्स की कंस्ट्रक्शन, ऑयल या गैस पाइपलाइन बहुत ज्यादा बन रही है, न्यू सेटलमेंट्स भी बन रही हैं जिसकी वजह से वहां पे डिफोरेस्टेशन हो रही है। अब हमने ये जाना है कि डिफोरेस्टेशन है क्या। कटिंग ऑफ फॉरेस्ट इज कॉल्ड डिफोरेस्टेशन, और जो पहले जो फॉरेस्ट थे वो 31% ऑफ अर्थ लैंड सरफेस, इतने 31% जो लैंड अर्थ की जो है सरफेस उस पे
फॉरेस्ट थे, contains more than half of all terrestrial environment and plant species। कि इसमें जो जानदार रहते थे, स्पीशीज रहती थी, वो इसके हाफ थी कि जो टेरेस्ट्रियल और प्लांट स्पीशीज हैं वो फॉरेस्ट में रहती थी। अकाउंट फॉर मोर देन 2/3 ऑफ नेट प्राइमरी प्रोडक्शन ऑन लैंड। सोलर एनर्जी टू प्लांट मेटल, कि हम 2/3 जो थी, 2/3 जो हमारी नेट प्राइमरी प्रोडक्शन थी वो हम फॉरेस्ट से ही लेते थे। डिस्पाइट पॉलिसी एफर्ट्स ऑन रिड्यूसिंग डिफॉरेस्टेशन, अराउंड 13 मिलियन हेक्टर्स ऑफ फॉरेस्ट कंटिन्यू टू बी लॉस्ट एनुअली। हमें ये चाहिए कि हम इसको डिफॉरेस्टेशन इसको रिड्यूस करें, इसके लिए हमें पॉलिसी बनाने की एफर्ट्स करने चाहिए, लेकिन हम उनको काट रहे हैं। एनुअली जो हमारे यहाँ फॉरेस्ट का है जो उसकी लॉस हो रहा है 13 मिलियन हेक्टर्स पर एनुअल हो रहा है। कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन including conversion for agriculture uses, infrastructure development, wood extraction, agriculture product prices, and a complex set of additional institutionals। के जो डिफॉरेस्टेशन के काजेज में सबसे पहले तो ये है कि हम जो फॉरेस्ट को कट करते हैं या उसके डिफॉरेस्टेशन करते हैं, वो उसके हम एग्रीकल्चर यूज के लिए करते हैं या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट्स के लिए, उससे हमें वुड एक्सट्रैक्ट करनी हो या एग्रीकल्चर प्रोडक्ट प्राइसेस के लिए। और एडिशनल है कि हम इंस्टीट्यूशंस वगैरह बनाने हो तो हम इस तरह के एरियाज का ही चूज करते हैं। हाई डिफॉरेस्टेशन रेट्स इन कॉमरस, बुरुंडी, टोगो एंड मॉरिटानिया, के इन जो है इन इलाकों में सबसे ज्यादा डिफॉरेस्टेशन रेट हाई है। द टोटल साइज ऑफ द डिफॉरेस्टेटेड एरिया in Brazil and Indonesia is almost 200 times as large as the area destroyed in the three countries that experience the highest deforestation rate। यहाँ पे इन्होंने इसका हाईएस्ट रेट बताया है ब्राजील और इंडोनेशिया में, कि जितने अगर 3 कंट्रीज में डिफोरेस्टेशन की वजह से एरिया को डिस्ट्रॉय किया गया, हाईएस्ट डिफोरेस्टेशन रेट वहां पे होगा, उससे 200 टाइम्स मोर ब्राजील और इंडोनेशिया में डिफोरेस्टेशन हुई है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट डिफोरेस्टेशन, के जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है उनमें डिफोरेस्टेशन हो रही है। होस्ट हाफ ऑफ ऑल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी। डायरेक्ट कॉज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस ड्यू टू द एसोसिएटेड लॉस ऑफ नेचुरल हैबिटेट्स, के जो सबसे डायरेक्ट काज लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी ये है कि डिफोरेस्टेशन की वजह से जो नेचुरल हैबिटेट्स हैं वो ही कम हो रहे हैं, जिसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी है उसका भी लॉस हो रहा है। सेकंड लार्जेस्ट सोर्स ऑफ एंथ्रोपोजेनिक ग्रीन हाउस गैस इमिशन, के जो एंथ्रोपोजेनिक ग्रीन हाउस गैसेस हैं उनको इमिट किया जा रहा है, जिसकी वजह से डिफोरेस्टेशन हो रही है। contributes significantly into increasing sediments in surrounding coastal areas। इसमें ये भी शामिल होता है कि जो कोस्टल एरियाज हैं उसके आसपास के वहाँ पर भी जो सेडिमेंटेशन है वो इंक्रीज हो रही है। In Southeast Asia, sediments reduce coral growth in one of the most important biodiversity hotspots। के साउथ ईस्ट एशिया में सेडिमेंट्स है वो कोरल ग्रोथ को रिड्यूस कर रहे हैं, जो कि बायोडाइवर्सिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन कोरल ग्रोथ की रिड्यूसिंग की वजह से बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो रहा है। ब्राजील, which is estimated to have around 55,000 species of flora amounting to some 22% of the world's total। के जो ब्राजील है उसमें सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी पाई जा रही थी 22%। India has about 46,000 and some 81,000 animal species amounting to some 8% of the world's biodiversity। के जो इंडिया में जो एनिमल की स्पीशीज 81,000 और 46,000 प्लांट्स की थी, वो वर्ल्ड में जो बायोडाइवर्सिटी थी उसका 8% हिस्सा थी, और आल्सो अंडर वेरियस प्रेशर, कि इनको एक बहुत ज्यादा प्रेशर है जो कि कॉर्पोरेट ग्लोबलाइजेशन की वजह से हो रहा है और डिफॉरेस्टेशन की वजह से। Native bananas, palms, climbing plants, and epiphytes, and many
invertebrates and birds. Epiphytes like lichens, mosses, ferns, and orchids use trees for attachment purpose only and do not hurt their host. ये जो एपिफाइट्स हैं जिनमें लाइकन्स, मोसेस, फर्न्स और ऑर्चिड्स हैं, वो किसी दूसरे ट्रीज पे अटैचमेंट के पर्पज से तो आते हैं लेकिन उन अपने होस्ट को हर्ट नहीं करते हैं. फॉरेस्ट फ्लोर इज filled with herbs, herbivores and carnivores and insects. नेक्स्ट है रेन फॉरेस्ट. ऑलमोस्ट ऑल रेन फॉरेस्ट लाई नियर द इक्वेटर के. ये जो है मोस्टली जो रेन फॉरेस्ट है वो इक्वेटर के नियर होते हैं. रेन फॉरेस्ट डिस्टिंक्टिव एनिमल्स में है जॉगर, गोरिल्ला, मैक्यो, वुली मंकी, रेड आई ट्री फॉग, 50 million species of butterflies. Mexico, Guatemala border region. Diversity of species in the rainforest. तो इसकी सेकंड रीजन है, कॉज है लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी का पोल्यूशन, जिसमें सबसे पहले आ रहा है फ्रेश वाटर पोल्यूशन. Heated water from nuclear power stations, for example, and microorganisms from untreated waste cause serious water pollution. Several coastal zones in Southeast Asia, for instance, have developed eutrophication, rapidly resulting in population of along other chemical waste, and this may seriously affect tropical coral reef. कि जो गर्म पानी है जो कि किसी भी न्यूक्लियर पावर स्टेशन से आ रहा है और जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है जो अनट्रीटेड वेस्ट काज है उनको डायरेक्ट वाटर में कर दिया, उनको खारिज कर दिया जाता है. इसकी वजह से जो वाटर पोल्यूशन काज होती है, जैसे कि काफी कोस्टल जोन्स हैं साउथ ईस्ट एशिया में, उनपे इस वजह से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या हीटेड वाटर है इसके वजह से यूट्रोफिकेशन हो रही है जो कि बहुत ज्यादा पोल्यूशन काज कर रही है. और इसमें केमिकल वेस्ट वगैरह भी शामिल होते हैं और उसकी वजह से ट्रॉपिकल जो कोरल रीफ्स हैं उसको सीरियसली इफेक्ट करते हैं, उनमें डिजीजेस काज करते हैं. मरीन पोल्यूशन फ्रॉम ऑयल स्पिल्स, के ऑयल स्पिल्स की वजह से मरीन में पोल्यूशन किस तरह से होगा. एन अप्रोक्सीमेट 400 gallons of oil a day have been released into the oceans that poses a significant threat to wildlife. के एक अंदाजे के मुताबिक है 400 गैलन ऑयल है उसको हम स्पिल कर देते हैं ओशंस में, जिसकी वजह से बहुत सारी जो वाइल्ड लाइफ है इनके लिए ये एक बहुत बड़ा खतरा या थ्रेट बन जाता है. जिस तरह से शिप्स में ऑयल आता है या किसी भी वजह से शिप का जो ऑयल है वो लीक हो जाता है, वो सारा ऑयल ओशंस में बह जाता है, जिसकी वजह से जो ओशन की है ओशंस में रहने वाले लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो इस ऑयल में ज्यादा टाइम तक जिंदा नहीं रह पाते और इसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी का लॉस होता है. टॉक्सिक एंड सब लीथल इफेक्ट्स ऑन प्लैंकटन, सीबर्ड ड्राइंग एंड बॉडी हीट लॉस फॉलोइंग फाउलिंग ऑफ प्लमेज बाय ऑयल, के ऑयल की वजह से जो है और टॉक्सिक और सब लीथल इफेक्ट्स ये ज्यादातर प्लैंकटन या सी बर्ड्स के ऊपर इनका इफेक्ट होता है. Marine zones affected by oil. Open waters are generally considered as less sensitive to oil spill damage, are typically not used as habitats, spawning or breeding grounds. के जो मेरीन जोन्स हैं वो ऑयल स्पिल्स की वजह से किस तरह से इफेक्ट होंगे. जो ओपन वाटर होगा वो तो इसी की वजह से लेस, उसमें ज्यादा इफेक्ट नहीं होगा ऑयल स्पिल का, क्योंकि ना तो वहाँ पे कोई हैबिटेट है, स्पॉनिंग का प्रोसेस भी नहीं है और ना ही कोई ब्रीडिंग ग्राउंड्स होते हैं. लेकिन जो कोस्टल वाटर है उसमें बायोलॉजिकल डाइवर्स होते हैं, मरीन इन्वायरमेंट्स होते हैं, जिसके वजह से जो सीबर्ड्स है ब्रीडिंग एंड फीडिंग इन कोस्टल एरियाज आर फेस्ड विद अ हाई रेट ऑफ मोर्टेलिटी. के जो सीबर्ड्स हैं उनकी ब्रीडिंग और फीडिंग के टाइम पे जो ऑयल स्पिल्स हो उसकी वजह से इनका मोर्टेलिटी रेट होता है वो इंक्रीज कर जाता है. और जो बेंथिक ऑर्गेनिजम्स हैं आर यूजुअली heavily damaged are as a fish spawning areas and coastal and seabed vegetation. जो बेंथिक ऑर्गेनिजम्स होंगे जैसे कि फिश स्पॉनिंग है या कोस्टल और सीबेड वेजिटेशन होगी उसको ज्यादा इफेक्ट किया जाएगा ऑयल स्पिल्स की वजह से. पोलर रीजन्स, more specifically
offshore subarctic and Arctic areas temporarily or permanently covered with sea. Sea ice are subject to an increasing amount of oil and gas exploration and sea transport activity. ये जो polar regions हैं जहाँ पर permanently या temporarily ही वो sea ice से covered होते हैं, उन पर भी इसका effect होता है. Due to the slow growth and decay process, typical typical for Arctic environment, biodegradation as well as recovery and regrowth of oil coastal areas is greatly delayed. ये अगर कहीं पे ऑयल स्पिल हो जाए और किसी कोरल पे या आर्कटिक जो इन्वायरमेंट है उसका प्रोसेस सी आइस की वजह से बहुत स्लो होगा, उसका ग्रोथ रेट बहुत स्लो होता है और उसके डिकेइंग प्रोसेस भी स्लो होता है, जिसकी वजह से वो है उसका जो इन्वायरमेंट है वो गेन रिकवरी और रिग्रोथ में बहुत डिले कर जाता है कोस्टल एरियाज में. अनसस्टेनेबल नेचुरल रिसोर्सेज यूज के जो अनसस्टेनेबल या नेचुरल सोर्स है उनको किस तरह से इस्तेमाल किया जाता रहा है और उनको अब किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है. 90% of large fish have disappeared from the world's oceans in the past half century, the devastating result of industrial fishing. के जो लास्ट डिकेड में या जो हाफ सेंचुरी के अंदर अंदर जो बहुत ज्यादा 90% जो लार्ज फिशेस थी वो उनको डिसअपेयर कर दिया गया. इन द लास्ट डिकेड in the North Atlantic region, commercial fish population of cod have fallen by as much as 95%. के जो लास्ट डिकेड रहा है नॉर्थ अटलांटिक रीजन में वहां पे जो फिश पॉपुलेशन थी कोड की हेड की वो 95% तक गिर चुकी है. ब्लूफिन टोना या सुशी, जो सुशी फिश है bluefin tuna disappeared from Danish marine water in the 1960s. Now the species could become depleted throughout the northeast Atlantic and Mediterranean. के जो ये सुशी फिश थी ये 1960 से बहुत ही ज्यादा डिसअपियर हो रही थी, जिसकी वजह से अब अटलांटिक और मेडिटेरेनियन है बहिरा रोम और का दरिया ये समुद्र है और अटलांटिक है नॉर्थ ईस्ट, इसमें बहुत ज्यादा इन स्पीशीज की कमी हो चुकी है. कॉमन कोकल ये एक मोलस्क है बाइवॉल्व. द कॉमन कोकल इज अ स्पीशीज ऑफ एडिबल साल्ट वाटर क्लेम अ मरीन बाइवॉल्व मोलस्क. कि ये एक स्पीशी है जो कि इसको एडिबल है क्योंकि खाई जा सकती है, सॉल्ट वाटर में रहने वाली है. तो एक मोलस्क है. इट इज कमर्शियली ओवरफिश्ड इन द नेदरलैंड एंड द ब्रिटिश आइलैंड्स. के ब्रिटिश आइलैंड्स और नेदरलैंड्स हैं उनको इसमें बहुत ही ज्यादा ओवरफिश्ड किया गया था, जिसकी वजह से इनको भी खत्म हो गया. डिक्लाइंड ओवर 50% के इनकी बहुत ज्यादा ओवरफिशिंग की वजह से ये 50% डिक्लाइन हो चुकी है. स्पॉनिंग बायोमास ऑफ अटलांटिक बायोफिना, bluefin tuna matured until 2007 and extrapolated till 2012. के 2007 से लेकर 2012 में अब इसका बहुत ज्यादा डिक्रीज हो चुका है. माइनिंग कानकुनी impacts on freshwater biodiversity. Minerals that may be present either in the coal or associated rocks which cause degradation of water qualities. जो मिनरल्स कोरल्स में या उनके साथ एसोसिएटेड रॉक्स में पाए जाते हैं, उनको हासिल करने के लिए इनके हासिल करने के लिए उनको तोड़ा जाता है, डिग्रेड किया जाता है, जिसकी वजह से जो वाटर क्वालिटी होती है वो बहुत उसकी जो वाटर की क्वालिटी बहुत लो हो जाती है. Particulate matter resulting from mining activities has been shown to be detrimental to local fish populations. के जो particulate matter हैं जो कि माइनिंग की वजह से का रिजल्ट बनते हैं, माइनिंग की एक्टिविटीज की वजह से उनकी वजह से जो फिश पॉपुलेशन हैं वो बहुत ज्यादा कम हो गई हैं. और उनके लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह है लोकल फिश पॉपुलेशन के लिए. माइनिंग की ये एक्टिविटीज के वजह से जो पार्टिकुलेट मैटर होते हैं. डिक्रीज डेंसिटीज ऑफ मैक्रो invertebrate and benthic invertebrate populations have been associated with increased suspended solids. के जो उसमें
वाटर में जो सस्पेंडेड सॉलिड्स हैं उनकी वजह से जो बेंथिक इन्वर्टिब्रेट्स हैं या मैक्रो इन्वर्टिब्रेट्स हैं उनकी भी जो डेंसिटीज हैं वो डिक्रीज हो रही हैं। Enhanced sedimentation inhibits spawning and the development of fish eggs and larvae. कि sedimentation जो जैसे जैसे sedimentation enhance होगी फिश की डेवलपमेंट, उसके लार्वे की डेवलपमेंट और जो लार्वा और उसके एग्स की और स्पॉनिंग जो पीरियड होगा उसकी वो इनहिबिट हो जाएगा, एज वेल एज स्मूथनिंग बेंथिक फाना। जो बेंथिक फाना होगा हाँ वो भी इसके वजह से इनहिबिट होगा, उसका भी लॉस होगा। फाना दैट इनहिबिट द बॉटम बेड्स ऑफ रिवर एंड लेक्स। हाई टर्बिडिटी में इम्पेयर द पैसेज ऑफ लाइट, जिसकी वजह से अगर सेडिमेंटेशन ज्यादा हो रही है, एनहांस हो रही है, तो उसकी जैसे टर्बिडिटी है वो हाई हो रही है, जिसकी वजह से लाइट को जो लाइट है वो ज्यादा पास नहीं होती है और इस वजह से बहुत से जानवर जो हैं स्पीशीज है, पॉपुलेशन है फिशेज के या दूसरे ऑर्गेनिजम्स हैं वाटर में रहने वाले, उनको ऑक्सीजन नहीं मिलती है और उनकी डेथ हो जाती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ऑस्ट्रेलियन माइनस स्प्लिट अप्रोक्सीमेटली 100 million liters of cyanide contaminated water into Romanian rivers that killed over 1 million kilograms of fish in Hungary. ऑस्ट्रेलियन माइनर स्प्लिट कि ऑस्ट्रेलिया में जब माइनिंग हुई तो उस दौरान जो था 100 मिलियन लीटर जो उन्होंने कंटेमिनेटेड वाटर को किया था, खारिज किया था और तो उसमें साइनाइड था, जिसकी वजह से जो रोमानियन रिवर्स में जो थी फिशेस उनकी डेथ हो गई थी और वो भी 1 मिलियन किलोग्राम ऑफ फिशेस की। impacts on marine biodiversity. In many coastal areas, oil and gas companies extract huge quantity of gas and oil, for instance in the North Sea. के जो कोस्टल एरियाज हैं और वहाँ पे होने वाली जो ऑयल और गैस की कंपनीज हैं वो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में गैस और ऑयल को एक्सट्रैक्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से कि उन्होंने क्या कि नॉर्थ सी में इस तरह से किया जाता है कि वहाँ पे मौजूद कंपनीज हैं वो इसको जो है गैस और ऑयल को एक्सट्रैक्ट कर देते हैं और जिसकी वजह से वो उसके लिए सी वाटर में रहने वाली स्पीशीज के लिए बहुत खतरनाक होता है। In Southeast Asia, several oil companies extract oil from it or in the vicinity of the for the biodiversity. साउथ ईस्ट एशिया में भी इस तरह से किया जाता है कि जो ऑयल कंपनीज हैं वो भी अपने ऑयल को एक्सट्रैक्ट कर देती हैं सी वाटर में, तो जिसकी वजह से जो इसके आसपास की जो बायोडाइवर्सिटी है उसका लॉस हो जाता है। कोरल रीफ कैन बी थ्रेटन्ड बाय ऑयल स्पिल्स, के जो कोरल रीफ्स हैं उनको भी खतरा होता है ऑयल स्पिल्स की वजह से। क्लाइमेट चेंज, अब हमने ये देखना है कि जो क्लाइमेट चेंजेस हैं वो किस तरह से बायोडाइवर्सिटी को के लॉस के रीजन हैं उसको काज करती हैं। बायोडाइवर्सिटी इज थ्रेटन्ड बाय ह्यूमन इंड्यूस्ड क्लाइमेट चेंजेस, के ह्यूमन की वजह से जो क्लाइमेट चेंजेस इंड्यूस की गई हैं उसकी वजह से भी बायोडाइवर्सिटी को खतरा है। द मेन थ्रेट और टू बायोडाइवर्सिटी इन द कोरल ट्रायंगल एंड वाइडली रिपोर्टेड एज द कॉज ऑफ कोरल ब्लीचिंग, जो सबसे मेन खतरा है क्लाइमेट चेंजेस का वो ये है कि उसे कोरल ट्रायंगल और जो कोरल ब्लीचिंग है ये इसको काज करती है क्लाइमेट चेंजेस की वजह से है। और कोरल ब्लीचिंग ये एक प्रोसेस है जिसमें एक छोटी एल्गी होती है वो अब 90% ऑलमोस्ट 90% जो फूड होती है वो प्रोड्यूस करती है और जो कोरल्स है उनको इसके फूड की जरूरत होती है ग्रोइंग करने के लिए, लेकिन जो जब ब्लीचिंग होती है तो जिसकी वजह से सी टेम्परेचर है वो कभी हाई हो जाता है तो कभी लो हो जाता है, तो उसके टेम्परेचर मेंटेन नहीं रहता सी का, तो जिसकी वजह से जो एल्गी होती है वो अपनी फूड के प्रोड्यूस नहीं कर पाती है और वो स्ट्रेस में आ जाती है, तो इसलिए जो और वो उसको कोरल को लीव कर देती है, तो उसकी वजह से जो कोरल है वो वाइट हो जाता है और इस तरह से उसका जो मेन सोर्स फूड का होता है वो चला जाता है और इसलिए सारे प्रोसेस को कोरल ब्लीचिंग कहते हैं। Desertification may increase in some areas causing species vulnerable to extinction, के डेजर्टिफिकेशन हो रही है बहुत ज्यादा जिसकी वजह से बहुत सी स्पीशीज हैं वो एक्सटिंक्ट हो रही हैं। Climate change has also been implicated
in the decline of amphibian in tropical forest के ट्रॉपिकल जो फॉरेस्ट है उनमें क्लाइमेट चेंज बहुत ज्यादा हो रही है, जिसकी वजह से जो एम्फीबियंस हैं उनमें भी ये कमी हो रही है। इन्वेसिव या एलियन स्पीशीज, इन्वेसिव स्पीशीज वो स्पीशीज हैं जिनको हम किसी बाहर की कंट्री से, फॉरेन कंट्री से हम अपने कंट्रीज में लेकर आते हैं। जिस तरह से हमारे यहाँ पे सफेदे का दरख्त है, तो उसे भी हमने बाहर से ही मंगवाया था, लेकिन ये जो है इन्वेसिव या एलियन स्पीशीज है, इनकी वजह से भी जो है हैबिटेट जो बायोडाइवर्सिटी है उसका भी लॉस हो रहा है। जैसे कि ये है कि जो जहाँ पे सफेदे के दरख्त हों और उसके आसपास कोई भी दरख्त होगा, तो जो सारा पानी होगा वो सफेदे का दरख्त ही सक कर लेता है, उसे सारे पानी को पी लेता है, जिसकी वजह से जो आसपास के जितने भी दरख्त होंगे उनको पानी नहीं मिलेगा और वो खुश्क हो जाएंगे। Invasive species have been cited as being the second most important threat to global diversity loss after land use changes. के जो है ये इन्वेसिव स्पीशीज है, ये सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्रेट है ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी के लिए, क्योंकि आफ्टर लैंड यूज चेंजेस, जो हमने पढ़े लैंड यूज चेंजेस पढ़े थे वो सबसे फर्स्ट पे थे, जिसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो रहा था। लेकिन उसके बाद इन्वेसिव स्पीशीज हैं जो ज्यादातर लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी है इसको काज कर रही हैं। मोर देन 80 स्पीशीज हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड टू नॉर्थ सी। ये जो नॉर्थ सी था उसमें 80 जो स्पीशीज थे उनसे ज्यादा उनको इंट्रोड्यूस करवाया गया था। दीज स्पीशीज हैव एन इम्पैक्ट ऑन अदर स्पीशीज एंड समटाइम्स रिड्यूस द नंबर ऑफ इंडिजिनस स्पीशीज, के जो वहां पे पहले से रहने वाली स्पीशीज थी इनको कम कर दिया था इन्होंने, और उन पे बहुत ज्यादा इफेक्ट किया, जिसकी वजह से वहां पे रहने वाली पहले से मौजूद जो स्पीशीज थी उनको कम कर दिया गया था। Overview of some endangered species. The International Union of Conservation of Nature (IUCN) notes that many species are threatened with extinction. के बहुत सारी जो स्पीशीज है उन्हें एक्सटिंक्ट होने का खतरा है, जिस तरह से थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन आर 1 out of 8 birds, 1 out of 4 mammals, 1 out of 4 conifers, 1 out of 3 amphibians, 6 out of 7 marine turtles. ये वो स्पीशीज हैं जिनको एक्सटिंक्ट होने का थ्रेट है। 75% of genetic diversity of agriculture crop has been lost. 75% of world's fisheries are fully or over exploited. जिन ये 75 जो वर्ल्ड की फिशेज थी उनको बहुत ज्यादा यूज किया गया, जिसकी वजह से वो ऑलमोस्ट खत्म होने वाली। अप टू 70% of the world's non-species risk extinction if the global temperature rise by more than 3.5 degree. कि अगर जो वर्ल्ड का टेम्परेचर अगर इंक्रीज कर जाए तो 70% जो वर्ल्ड की स्पीशीज हैं उनको खतरा है कि वो एक्सटिंक्ट कर सकती हैं। 1/3 of a reef building coral around the world are threatened with extinction. Over 350 million people suffer from severe water scarcity. के जो 350 मिलियन पीपल्स हैं वो वाटर की कमी की वजह से में मुब्तला हैं। वर्ल्डवाइड डिपिक्शन ऑफ थ्रेटन्ड बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स के जहाँ पे जो वर्ल्ड वाइड है जो वर्ल्डली डिपिक्शन है थ्रेटन्ड बायोडाइवर्सिटी के लिए। बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के पहले हमने इसके काजेज और लॉस में के इसके बायोडाइवर्सिटी के लॉस किस तरह से है, किन रीजंस की वजह से है वो देखा। अब हमने देखना है कि इसको कंजर्व किस तरह से किया जा सकता है। प्रोटेक्टेड एरियाज आर एन एसेंशियल पार्ट ऑफ कंजर्वेशन प्रोग्राम्स के जो कंजर्वेशन प्रोग्राम्स हैं उसके लिए जरूर सबसे इम्पोर्टेंट एसेंशियल पार्ट ये है कि उनको एरियाज को प्रोटेक्ट किया जाए। टू बी सक्सेसफुल sites for protected areas need to be carefully chosen, ensuring that all regional ecosystems are well represented. कि सबसे कामयाबी के लिए कि हम इसको कंजर्व कर सके बायोडाइवर्सिटी के लिए, इसके लिए हमें चाहिए कि हम उस तरह के प्रोटेक्टेड एरियाज के लिए उन साइट्स को चूज करें, केयरफुली चूज करें, ताकि वहां पे दोबारा से इस तरह का कि बायोडाइवर्सिटी का लॉस ना हो सके।
market rules such as direct payment for ecosystem services or transfer of ownership rights to private individuals can provide economic incentives to conserve biodiversity and to use ecosystem service sustainably. Prevention and early intervention have proven to be more successful and cost-effective way of tackling invasive species. के प्रिवेंशन है जो हमारे पास पहले इंटरवेंशन के लिए मुदाखलत है जो वो प्रूव करती है कि यह जो है जो सबसे सक्सेसफुल और कॉस्ट इफेक्टिव वे है उनके इन्वेसिव जो स्पीशीज है उनसे निपटने के लिए कि हम उनसे जो इन्वेसिव स्पीशीज है उनसे प्रिवेंट करें, उनके लिए प्रिकॉशंस हों. Biodiversity must be integrated into agriculture, fishery and forestry sectors. के biodiversity strong institutions at all levels are essential to support biodiversity conservation and the sustainable use of ecosystem. के जो institutions हैं उनको हर लेवल पे इसमें चीज को essential करना चाहिए कि वो जो biodiversity उसको support करें, उसके कंजर्व करने की कोशिश करें, उसको sustain करें. Informing all of society about the benefits of conserving biodiversity and explicitly considering a trade-off between different options in an integrated way helps maximize the benefits to society. कि हमें अपनी सोसाइटी को इन्फॉर्म करना चाहिए कि जो बायोडाइवर्सिटी है उसको कंजर्व करके हमें क्या क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं और उससे जो है बहुत सारे ऑप्शंस होंगे जिनकी वजह से हम इसको सेव कर सकते हैं और इसे मैक्सिमम जो बेनिफिट्स हैं वो हासिल करें. Ecosystem restoration is generally far more expensive than protecting the original ecosystem. ये इकोसिस्टम को रिस्टोर करने बहुत डिफिकल्ट है या बहुत एक्सपेंसिव है कि उसको हम इसलिए बेटर यही है कि इकोसिस्टम को रिस्टोर करने की बजाय हम जो ओरिजिनल इकोसिस्टम है उसको प्रोटेक्ट करें. But is becoming increasingly important as more areas are degraded. लेकिन जो ये सारा है कि ओरिजिनल इकोसिस्टम उसे प्रोटेक्ट करें ये बहुत ज्यादा डिग्रेड हो रहा है. डिग्रेडेड एरियाज में बहुत ज्यादा है और उनके इलाकों में बहुत इसकी ज्यादा जरूरत है कि हम जो ओरिजिनल इकोसिस्टम्स हैं उनको प्रोटेक्ट करें.